हेलो बच्चों, हमारा 5वां चरण कल समाप्त हो चुका था ऑपैरियन कमल। आज छठे चरण से प्रारंभ करते हैं। छठे चरण में आदि कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आदि कोशिका लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। पृथ्वी का पूरा जीवन काल माना जाता है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। लेकिन जीवों की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई? देखिए 3.8 अरब वर्ष पूर्व आज समुद्र के जल में आदि कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। और ये जो आदि कोशिकाएं थीं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समान थी। क्यों? क्योंकि आदि कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव था। आदि कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव था, केंद्रक नहीं थे। किंतु केंद्रक के स्थान पर ठीक नग्न न्यूक्लिक अम्ल पाया गया था। और ये रसायन परपोषी था। जो नग्न न्यूक्लिक अम्ल था वो रसायन परपोषी था। इसी कारण इन कोशिकाओं के आसपास कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। कार्बनिक पदार्थ भोजन के रूप में इकट्ठा होने लगे। तो इन कार्बनिक पदार्थों को ये ग्रहण करके उनको सड़ा करके ऊर्जा प्राप्त करते थे। जो आदि कोशिकाएं बनी प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान थी, उनमें केंद्रक था नहीं। उनमें केंद्रक के स्थान पे क्या पाया गया? केंद्रक के स्थान पे पाया गया नग्न न्यूक्लिक अम्ल। और ये नग्न न्यूक्लिक अम्ल आदि कोशिका में के चारों तरफ कार्बनिक पदार्थ इकट्ठा हुए। क्या इकट्ठा हुए? कार्बनिक पदार्थ इकट्ठा हुए। और इन कार्बनिक पदार्थों को ये भोजन के रूप में ग्रहण किए और वहां किण्वन किए, फर्मेंटेशन, सड़ाना, और इससे वहां ऊर्जा उत्पन्न हुई। और इस ऊर्जा को ये प्राप्त करके अपने भोजन की विधियों में कुछ न कुछ चेंजिंग किए। कैसी कुछ चेंजिंग किए? पहले परजीविता। कुछ कोशिकाएं ऐसी थीं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर थीं, दूसरों को ग्रहण करके अपना भोजन लेती थीं। ऐसे कोशिकाओं को हम परजीवी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कोशिका कहते हैं। दूसरी आए मृतोपजीवी। ऐसी कोशिकाएं जो सड़े गले और मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करें। सड़े गले और मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करें, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मृतोपजीवी ना। ठीक, मतलब इनके न्योता खाने का तरीका अलग था। समझ में आया? हम लोग न्योता कैसे खाने जाते हैं? तिरही, तिलकही, ऐसे न बर्थडे ना। ये लोग कैसे खाते हैं? परजीवी, मृतोपजीवी और प्रकाश संश्लेषी। ठीक, समझ में आया? तो पर जैसे हम लोग यहाँ बर्थडे वाले में जाए, कहीं बफेट सिस्टम होता है, कहीं जमीन पे बैठ के खाने को होता है, कहीं कुर्सी में लगा होता है। 3 तरह के हुए ना भोजन। इनका भी भोजन कैसे था? ये कुर्सी में नहीं मांगे, ये क्या किए? अपना भोजन दूसरे जीवों से ग्रहण किए। ये कैसा किए? मरे सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण किए। और ये कैसा किए? कुछ कोशिकाओं में पर्णहरिम आ गया था। पर्णहरिम जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल आ जाने से ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते थे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते थे। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो जीव अपना भोजन बनाया, ऐसे जीव को प्रकाश संश्लेषी जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी जीव कहा जाता है। अब आ जाता है यहाँ से 7वां चरण की उत्पत्ति। 7वें चरण में क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषी जीव जब बढ़ गए तो समुद्र के जल में भी और वायुमंडल में भी क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया? O2 बढ़ गया। क्या बढ़ गया? O2 बढ़ गया। अब पहले से उपस्थित कुछ चीजें गैसें थी। कौन कौन गैसें थी? मीथेन था, अमोनिया था। O2 ने इनसे क्रिया किया। O2 ने जब इनसे क्रिया किया तो क्या बना दिया? CO2 बना दिया, नाइट्रोजन गैस बना दिया और जलवाष्प बना दिया। इस तरह से यह कह सकते हैं कि 7वें चरण में पूरे पृथ्वी के वायुमंडल में जलवाष्पों की मात्रा बढ़ गई। जलवाष्प में पानी की बूंदे ना। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे जो कोयला में सफेद सफेद दूर दूर जलवाष्प ही तो है, पानी की बूंदे जलवाष्प बना गए। इस प्रकार पहले का वातावरण अपचायक था, लेकिन O2 के आ जाने से अब वातावरण ऑक्सीकारक हो गया। पहले अपचायक था, लेकिन O2 के बढ़ने से क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। और इसी O2 के बढ़ने से
पृथ्वी को 7 स्तर में बांटा गया है। पृथ्वी को मैं यहां से ऐसे बना दे रहा हूं। पृथ्वी को जानते हैं एकदम जमीन से लेकर एकदम नीचे से लेके ऊपर तक 7 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर हिंदी में क्षोभ मंडल शायद कहते हैं। ठीक, ये आपका 15-17 किलोमीटर होता है। फिर स्ट्रेटोस्फियर, क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। फिर मेसोस्फियर, क्या बचता है? मेसोस्फियर। फिर कौन आता है बताइए? एक्सोस्फियर। फिर कौन आता है लास्ट में? आयनोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर के सॉरी ट्रांसफोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर के पास यहीं पर 18 किलोमीटर चौड़ा ओजोन की मोटी परत जम गई। क्या जम गई? ओजोन की मोटी परत जम गई। तो सूर्य के प्रकाश की किरणें जो पृथ्वी पर आ रही थी वो ओजोन को बिना पार किए तो आएंगी नहीं। तो सूर्य के प्रकाश में कुछ हानिकारक प्रकाश किरणें भी होती हैं, जैसे यूवी रेज, इंफ्रारेज, ये सब। यूवी रेज का मतलब जानते हैं ना? अल्ट्रावायलेट रेज, जिसे पराबैंगनी किरणें कहते हैं। इंफ्रारेड IR रेज कहते हैं, जिसे अवरक्त किरणें हिंदी में कहते हैं। ये किरणें हमारे आपके लिए हानिकारक होती हैं और खासकर गोरे लोगों के लिए। समझ में आया? क्योंकि गोरे लोगों के चेहरे पर जब ये किरणें पड़ती हैं तो स्किन कैंसर और मुंह में झाइयां उत्पन्न करती हैं। सांवले लोगों के लिए नहीं, जिनके शरीर में मेलानिन ज्यादा रहेगा वो सांवले होते हैं और उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये जो खतरनाक किरणें आ रही थी, इन किरणों से ओजोन ने क्या किया? उनको अवशोषित कर दिया। तब आपके पास तक जो किरणें आती हैं वो सब लाभदायक होती है, हानिकारक नहीं होती हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसीलिए पुराना गाना था ना, धूप में न निकलो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब गाना बदल दिया गया, धूप में न निकलो रूप की रानी, कहीं त्वचा कैंसर हो न जाए। अब समझ लेना, ऐसे ऐसे चेंजिंग हो रहे हैं। ठीक बना हो? हाँ KL राहुल, चलिए। अच्छा सुनिए, हंसी मजाक खत्म। तो मतलब जानते रहिए, नुकसान के लिए बता दिया। सूर्य की हानिकारक किरणों को O3, यहाँ O2 मैंने लिख दिया है, O3 अवशोषित कर लेता था, जिसके कारण पृथ्वी पर रासायनिक विकास अजीवात जीवोत्पत्ति की संभावना समाप्त हो गई। अब क्या आ जाता है इसी चरण में? ऑक्सीजन क्रांति। तो ऑक्सीजन, रेवोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन। और जो जीव समुद्र में जन्म लिए थे, अब वो समुद्र से निकलकर मिट्टी पर रेंगना भी शुरू करेंगे। इनके बारे में हम लोग अगले वीडियोस में बनाएंगे। ठीक है, आप तब तक हमारा इंतजार करते रहिए। इसी टाइम सेम चैनल पर हम फिर से मिलेंगे। टाटा बाय बाय, सब बात है।